जी सर, आ रही है। अच्छा। अच्छा चलें जी, अब ज़रा थोड़ा-सा अ, अच्छा ज़्यादा देर शायद हम कंटिन्यू ना करें कि मुझे कहीं जाना भी है मतलब पेरेंट्स के तरफ, तो कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो मेबी दरमियान में ब्रेक आ जाए, ठीक है? ओके सर। अच्छा चलें जी प्री-रिक्विज़िट ज़रा ये टर्म जो अभी लॉस फंक्शन की हम बात नहीं की अभी अभी शायद अभी जस्ट बिग पिक्चर के अंदर ये चीज़ें दिखाई हैं, एक्चुअली कंक्रीट चीज़ तो अभी हमने नहीं देखी, ठीक है? वो इंशाल्लाह जब लॉस फंक्शन और फिर एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो बड़े सारे क्वेश्चन जो है ना इंशाल्लाह आपको आंसर भी मिल आ जाएँगे, जाओ। ठीक है? तो अब ज़रा ना थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में कुछ चीज़ें रिकैप कर लेते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी की डेफिनिशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी डिफाइन define the probability of a random variable x जैसे px क्या है px एक probability define कर रही होती है किसी भी वेरिएबल रैंडम वेरिएबल को ठीक है जैसे मतलब यहाँ पे ना रैंडम वेरिएबल को भी डिस्कस कर रही है और प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस जब कर आप रही है चीज़ कॉपी जैसे करेंगे देखें तो किसी भी ना सैंपल स्पेस को हम किसी नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट करें ना तो उस वेरिएबल को उस नोटेशन को हम नाम देते हैं ये रैंडम वेरिएबल मतलब जैसे ये हमारी सैंपल स्पेस है किसकी के डाई की ना हेडर किसी डाइस को हम रोल करते हैं तो उसके अंदर हेडर इतना 6 डिफरेंट पॉसिबल ऑप्शंस हैं इतना तो स्पेस उसके हम उसको हम ऐसे शो कर देते हैं जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है तो इसको सैंपल स्पेस इससे कह देते पहले हैं करने वाले तो इस सैंपल स्पेस के अंदर जो हर वैल्यू है ना ये बेसिकली इस रैंडम वेरिएबल की रियल वैल्यू है टाइम ठीक हाँ है गलती तो और एक्स जो है बेसिकली इसको ओवरऑल हम इस रैंडम इस सैंपल स्पेस को हम होगा रिप्रेजेंट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स देन आपकी तो प्रेजेंटेशन इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब मैं कहूँ कि हाँ जी, बाकी अभी डाटा एग्जांपल जैसे है कि डाटा लिखा हुआ सॉरी इस तरह से ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं डिफाइन पी एक्स इज द डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स और अगर मैं कहूँ व्हेन अ डाई इज टॉस वंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग थ्री तो हमें पता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी ऑफ थ्री इज इक्वल टू 1/6 ठीक है यानी कि थ्री एक दफ़ा ही है ओवरऑल 6 सैंपल के फोन अंदर कोई और है इसी तरह से जो प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप उसे कैसे डिफाइन कर देते हैं पी ऑफ एक्स गिवन एक्स वैसे डाटा ठीक define the probability of a random variable x ठीक है provided देख लें फिर y has happened ठीक है also called a conditional probability एक एक ग्रुप में क्या है इसकी एग्जांपल ऐसे आगे समझ लें सारे कि जैसे इन टॉसिंग अ फेयर डाई what is the probability the three has occurred condition on the टॉस बीइंग ऑड ठीक है यानी कि जस्ट ऑड की ऑप्शन को अगर आप कंसिडर करें तो सैंपल स्पेस जो है हमारी वो क्या बनेगी 1 3 और 5 ये और अब मैं इसमें से ये देखना चाह रहा हूँ कि 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है पहली कंडीशन ये लगा ली है कि जो हमारी सैंपल स्पेस है वो ऑड वैल्यूज की है तो ये मेरी वाई ये मेरी एक्स सैंपल स्पेस होगी जिस पे कंडीशन मैंने लगा ली है तो जिसके अंदर 3 वैल्यूज है और अब इसमें से जो 3 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तो वो क्या बनेगी 1/3 सही है तो अब आप देखेंगे जैसे ही हम कंडीशन ऐड कर रहे हैं ना तो कंडीशन ऐड करने से प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है 3 की एज कम्पेयर टू अगर हम कंडीशन ऐड ना करें वहां पे थी 1/6 और जबकि यहाँ पे क्या है 1/3 एनी हो ये जस्ट फर्क इन दोनों का कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या है और सिंपल प्रोबेबिलिटी क्या है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कोई क्या है ना है ये बेस थ्योरम के बारे में शायद आपने पढ़ा हो पहले अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं जस्ट इसका थोड़ा सा यूज आएगा इस फॉर्मुलेशन को हम यूज करेंगे यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट हम ऐसे करके भी कर सकते हैं कि पी एक्स वाई गिवन एक्स इज इक्वल टू पी एक्स गिवन वाई एंड मल्टीप्लाई बाय पी वाई और एंड डिवाइडेड बाय पी ये ठीक कर गया एक्स ठीक है तो इसके अंदर ये ठीक कर गया इन टर्म के डिफरेंट नाम हैं जैसे पी वाई को प्रायर प्रोबेबिलिटी भी कह देते हैं यानी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पहले पता है ठीक है पी एक्स ओवर वाई डिवाइडेड बाय पी एक्स को लाइक्लीहुड भी कहते हैं और यहाँ पे पी एक्स को सिंपल ना ये नॉर्मलाइजेशन टर्म भी क्या कहा जाता है ठीक है इसी तरह से पी वाई गिवन एक्स को पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कहते हैं बाकी अच्छा इस वाले फार्मूले को हम ऐसे करके भी देख सकते हैं जैसे मतलब मैं पी एक्स गिवन वाई को मल्टीप्लाई करूँ पी वाई का जो ये एक्स और वाई की जॉइंट प्रोबेबिलिटी के साथ में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते तीन वाला ग्रुप हैं ठीक है अगेन ये बेस थ्योरम है जिसे हम दरमियान में डेरिवेशन के दरमियान दफा हो जाओ यहाँ यूज से करेंगे तो जस्ट अरे आपको जाओ यहाँ इसके से फॉर्मुलेशन का मुंह थोड़ा उठा के खड़े हो गए हो अच्छा एक थ्योरम है बड़ा मशहूर मरूफ बाहर थ्योरम चलो ऑफ सारे एक एक टोटल करके ग्रुप आए प्रोबेबिलिटी
तो वो थ्योरम क्या है कि आपके पास कुछ इवेंट्स हैं, जैसे मेरे पास n इवेंट्स हैं और वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो एंड द इवेंट x इज द यूनियन ऑफ, एक बात तो ये होगी, और दूसरी बात ये है कि एंड इवन x इज द यूनियन ऑफ n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और x क्या है कि ये उन जो n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ना, उनका यूनियन है। तो देन हम इस जो यूनियन करने वाली प्रोबेबिलिटी है ना, जिसको pfx हम ऐसे करके लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है कि उन सारी प्रोबेबिलिटी का समेशन इस तरह से लिखें कि px गिवन बाय मल्टीप्लाई बाय pyi। होप सो कि ये सारी चीज़ बड़ी ही एब्स्ट्रैक्ट लग रही है, लेकिन अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो इंशाल्लाह इसकी समझ आ जाएगी। जैसे जी यहाँ पे इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये 4 इवेंट हैं। x1 जब y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, आपस ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और ये जो x इवेंट है ये ऐसा इवेंट है जिसे ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये समझे x प्लेसिंग नहीं है, x इवेंट है, ठीक है, जो कि इन क्यों डाली इवेंट्स को ना यूनियन करके दिखा रहा जी है। वहाँ पे वैसे ही तो अब मैं इस यूनियन ऑफ 4 इवेंट्स को ऐसे करके लिख सकता हूँ, जैसे ऊपर वाली फॉर्मेशन के ऊपर इस वाली फॉर्मेशन को यूज करूँ तो ये बनता है i = 1 to 4 और इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इस फार्मूले को ओपन करके दिखाऊँ ना तो ये फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अगेन इसको मजीद फर्दर रिफाइन करूँ तो ये इसको मैं कंडीशनल फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूँ और इसे मैं जॉइंट प्रोबेबिलिटी के फॉर्म के अंदर भी लिख सकता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। एक चीज तो ये, अच्छा अगेन ये जो px हमने फाइंड किया ना, ये जो px की वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन इसको हम चाहें तो हमारा जो बेसिक बेस थ्योरम था ना, उसके अंदर जो डिवाइजर टर्म थी ना, उसके अंदर पुट करके भी अगर हम दिखाना चाहें तो ऐसे करके दिखा सकते हैं, जस्ट विजुअलाइज कराया और कुछ भी नहीं। अच्छा स्टिल होप्स हो कि ये वाली टर्म आपको बड़ी अजीब लग रही होगी, शायद आपको अभी भी समझ ना आई हो, तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल ली है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होते हैं और उनका यूनियन क्या होता है। देखिए जैसे ना मैं ये तस्वीर शायद इसमें नहीं आई लेकिन इट्स ओके। रोलिंग अ स्टैंडर्ड डाई, 6 साइडेड डाई, द इवेंट of rolling an even or odd or mutually exclusive since die cannot land on both even or odd number at the same time। ठीक है जी, यानी कि डाई को आप रोल करें तो उसके अंदर एक वक्त के अंदर दोनों इवेंट नहीं आ सकते, यानी कि ना एक ही वक्त के अंदर ऑड भी नहीं आ सकता और एक वक्त के अंदर यानी कि इवन और ऑड दोनों एक वक्त के अंदर नहीं आएगा, या तो इवन आएगा या ऑड नंबर आएगा। तो यूनियन ऑफ इन दी ऑफ द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट would be exist of the following either even or the odd number। मतलब आप देखें जरा, वो जो ऊपर प्रोबेबिलिटी आपको यूनियन करके आपको दिखाई या यूनियन करके दिखाई है ना, उसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। वहां पे मैंने समेशन आपको दिखाई ना, उस समेशन को ऐसे देख लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, दोनों इवेंट्स को लहजा ऐड कर दें तो देन ये हमारी यूनियन प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये जस्ट उसी बात को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। अगेन जस्ट इन टर्मिनोलॉजी को देख लें, मजीद डिटेल अगर आप इनके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप साइज क्या है इसका, लेकिन जस्ट ये उस तरह से शायद बताया या पढ़ाया नहीं जा रहा जैसे स्कैटर होता है, लेकिन जस्ट क्योंकि इन टर्म को यूज होना तो मैं चाह रहा था जस्ट इनको आपको एक दफा जरूर गो थ्रू हो जाए। अच्छा जी, अगला आइडिया है एक्सपेक्टेशन का, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अच्छा ये एक्सपेक्टेशन ऐसी है जैसे एवरेज की बात है, लेकिन एवरेज को ना रैंडम वेरिएबल के साथ जब जोड़ते हैं ना तो इसको एवरेज नहीं कहते, यहाँ पे उसे एक्सपेक्टेशन कह रहे होते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशन का मतलब जस्ट लाइक आ वेटेड एवरेज समझ लें आप। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज द वेटेड एवरेज ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स दैट इट कैन बी टेकन, ईच वैल्यू बीइंग वेटेड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर ऑफ दैट इवेंट डिफाइंड एज। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको जरा गौर से, इस फॉर्मुलेशन को कई दफा इसने यूज होना है तो इसमें बड़े गौर से देख लीजिएगा। मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल x, जैसे वही हमारा रैंडम वेरिएबल था जिसके अंदर हमने जैसे फेयर डाई के बारे में हमने रखा था, उसी को समझे आप। तो उसकी हम एवरेज फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे फाइंड करेंगे कि उसकी जितनी भी पॉसिबल आउटकम है, मतलब
वो 6 थी, तो यहाँ i से i इज इक्वल टू 1 और k से मुराद है 6, ठीक है। ये यहाँ तो नहीं अब आप उनको मल्टीप्लाई आपने करना है हर उसकी स्टेट को, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी स्टेट आ रही है उसको, किसके साथ, उसके वेट के साथ, क्या मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, उसे आप मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, आपका वेटेड एवरेज है। अच्छा, शायद आपने स्टैट के अंदर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो आ गया ये। इट्स स्टिल ओके। ये जो रैंडम वेरिएबल है ना, ये दो तरह के होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट हो तो आप समेशन के साथ समेशन यूज कर रहे होते हैं। अगर आप किसी रैंडम वेरिएबल, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर वेरिएबल डिस्क्रीट है ना तो उसकी एक्सपेक्टेशन आप समेशन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपका रैंडम वेरिएबल जो है कंटिन्यूअस वैल्यू है ना कोई, ठीक है, तो देन आप उसकी जो एक्सपेक्टेशन की वैल्यू है ना उसे आप इंटीग्रल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे इन्होंने शो भी कर दिया, ठीक है। तो एक बात तो ये होगी। अब जरा ना एक एग्जांपल्स के साथ, मतलब मैं एक मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे मैं कहूँ x रिप्रेजेंट x अरफा रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ ए फेयर डाई, व्हाट इज द अरफा हिना महानूर एक्सपेक्टेशन, तो मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ, ये मेरी सैंपल स्पेस है। तो आवाज यही नहीं आ रही इसे ही भाई। फार्मूला जो आपको ऊपर दिखा है कि आ आपने क्या जाओ करना उठ है, हर स्टेट को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मेजरमेंट करना है। तो हर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/6, तो आपने उसकी स्टेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देना है, तो आप ये हमारी इसकी क्या आ गई, एक्सपेक्टेशंस आ गई, ठीक है। अच्छा, बड़ी तवज्जो से इस बात को देखना है आपने, ये मैंने आपको दिखाया है किसी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो उसकी ये फार्मूलेशन होती है क्या, कि आप उसकी स्टेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, और सारी जितनी भी उसकी स्टेट है ना, मतलब जितनी भी उसकी वैल्यू है, इसकी आवाज उन सभी को का मतलब जस्ट लाइक अ डॉट प्रोडक्ट, मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ तो ये गलत बात नहीं होगी कि हर वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करें और ओझल है। ऐड कर दें जितनी भी सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यूज हैं। ये तो मैंने आपको बताया रैंडम वेरिएबल। इसी तरह से ना फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल से भी एक्सपेक्टेशन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास ये फंक्शन है ऐसे ही, स्पेस क्यों है जैसे यहाँ x की जगह पे ना ये कोई फंक्शन आ ये गया, स्पेस क्यों है ठीक है, ये कोई रैंडम वेरिएबल से बनाया हुआ फंक्शन है, ठीक है, तो उसकी जिसे h ऑफ x कह देते हैं। तो अगर मैं इसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करना चाहूँ बिल्कुल वैसा ही है, कोई खास फर्क नहीं है। जस्ट फर्क क्या है कि वो जो स्टेट थी ना पहले तो ना जस्ट x की वैल्यू, अब उस x की वैल्यू की जगह पे जस्ट इस फंक्शन की जो भी आउटपुट है ना उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना, जस्ट वही, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पीछे x था, अब यहाँ पे x था, यहाँ xi यानी कि हर वैल्यू, ये है और यहाँ पे क्या है h ऑफ xi, यहाँ ठीक है। तो हम ऐसे करके देख सकते हैं। अगर अगेन डिस्क्रीट डबल कर रैंडम वेरिएबल है तो इंटीग्रल ये डबल हो गई। समेशन यूज करेंगे, अगर कंटीन्यूअस है तो इंटीग्रल वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना जस्ट चीजें और भी काफी सारी हैं, लेकिन जस्ट मैं आपको ये मल्टीपल ऑप्शन एक एग्जांपल यहाँ पे शो किया है। जैसे ना यहाँ पे ये हमारा फंक्शन था log p ऑफ x गिवन p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, ये बताने ये की एक जरूरत नहीं है। फंक्शन था log, ये कोई फंक्शन है, log एक फंक्शन है, उसके अंदर कोई वैल्यू है। एप्लीकेशन अब मैं यहाँ पे बता इसकी दीजिए। एक्सपेक्टेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो अब देखें अगेन इसको मैं अगर ऊपर वाले फंक्शन के साथ, ऊपर वाले फार्मूलेशन के साथ मैप करूँ ना, तो ये आपको नजर आएगा कि प्रोबेबिलिटी वैसे ही, और मल्टीप्लाई बाय जो ऊपर स्टेट की जगह पे आपने इस फंक्शन को ऐसा कैसे लिखना, इस फंक्शन की कोई वैल्यू सर क्या आएंगी वो आपने लिखना, ठीक है। यहाँ एक्स आई शायद मुझे लिखना चाहिए था, एक्स ऑफ आई और क्यू मुझे ऑफ क्या एक्स आई कंसर्न है शायद मेंशन ऐसे करके देखना आपका ग्रुप चाहिए। नीचे कुछ और भी लिखा है वो कट गया मुझसे, सबके वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको शायद बता, आपने नहीं पढ़ना ठीक है। तो अगेन जी ओवरऑल व्यू था एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं। अब जरा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हाँ जी, कोई अभी तक हमने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या है और एक्सपेक्टेशन क्या है, और एग्जांपल भी उनकी देख ली है। अब जरा हम एक नए आईडी की डिस्कशन करने लगे हैं, ये है इंफॉर्मेशन। ये होती है व्हाट इज इंफॉर्मेशन प्रोबेबिलिटी, पूरा करेक्ट है। ठीक है, किसी को पता है इंफॉर्मेशन क्या होती है? हाँ जी, हाँ जी, पहली सर इंफॉर्मेशन में यही हम देखते हैं कि कोई भी एक रैंडम इवेंट है उसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन मौजूद है। यहाँ या जितना मुझे पता है उसमें यह है कि रैंडमनेस और इंफॉर्मेशन एक दूसरे के इन्वर्स है। एक सिस्टम में जितनी रैंडमनेस होगी उतनी कम इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा चलें मैं इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी,
मैं ना एक स्टेटमेंट बोलता हूँ ना हम बेसिकली किसी भी स्टेटमेंट को ना क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो उसको हमने कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं ज़रा और यहाँ एक फार्मूला लिखा है माइनस लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स से मुराद प्रोबेबिलिटी है, ठीक है? किसी भी इवेंट की। अच्छा, अब ज़रा ना देखिए फॉर एग्जांपल एक्स इज़ एन इवेंट इस जस्ट फार्मूले को देखें एग्जांपल मैं अभी दूँगा तो इंशाल्लाह मेन आइडिया है। एक्स हमारे जब पास आप कोई इवेंट है निकालते तो हो ना, पी ऑफ एक्स जब इसकी आप प्रोबेबिलिटी है तो और हमें पता है ऑटोमेटिक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या तो होती है जस्टिफाई करके 0 यहाँ से जाता 1, ठीक है? 1 को यहाँ ले आएगा, अब अगर यहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बड़ी छोटी है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो इसको माइनस लॉग ऑफ यहाँ पी पर ये एक्स की फर्क वैल्यू ये पता बहुत चलता बड़ी आएगी। एग्री करते हैं इस बात से? मतलब मेरे पास अगर फॉर है। एग्जांपल और ये मेन आइडेंटिटी पी है, एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी ये है, पीछे मतलब बड़ी वैल्यू क्या हो आगे सकती है आता 1, है। मैं ये लॉग ऑफ 1 लूँगा तो वो क्या आएगा? इसके साथ हाँ जी, क्या आएगा? लॉग ऑफ 1 क्या होता है? 0 आई गेस 0 होता है, ठीक है? इसी तरह से लॉग ऑफ बहुत छोटी वैल्यू मतलब 0 बहुत ही बड़ी वैल्यू को इन्फिनिटी के तौर पर कहा जाता है ना, बहुत बड़ा नंबर। यानी कि इसका मतलब है जितनी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बड़ी आएगी ना, यानी कि जितनी प्रोबेबिलिटी स्मॉल है उतनी ज़्यादा उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। जितनी प्रोबेबिलिटी लार्ज है इसका मतलब क्या है उसके अंदर बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। इस बात को मैं ज़रा देखें। यानी कि यूजुअल इवेंट्स जो है ना या अनप्रेडिक्टेबल जो इवेंट्स है ना वो हमेशा अपने अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिए हुए हैं। यानी कि इस बात को ज़रा होप सो के अभी मैं 2 स्टेटमेंट बोलूँगा तो देन आपको बात समझ आ जाएगी। देखें जी अगर मैं ये कहूँ ना जुलाई के अंदर ना वेदर जो है ना बहुत हॉट होता है, यहाँ तक ठीक करो। ठीक है? ये इन्फॉर्मेशन है बेसिकली एक, ठीक है? ये पेज ठीक तो मुझे शाबाश बता सकते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जुलाई के अंदर अभी करिए। वाकई प्रोबेबिलिटी वेदर बहुत ज़्यादा सारे काम माफ हो सकते हैं, ठीक है? यानी कि लेकिन आप वेदर वाकई बहुत हार्ड होता है। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, आप आओ ठीक है ना? प्रॉपर चेक तो प्रोबेबिलिटी एक बड़ा नंबर आएगा इसका। करती तो अब मैं अगर इसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करूं तो मतलब इन्फॉर्मेशन मैं फाइंड करना चाहूँ तो इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी कि फार्मूले के अंदर भी और वैसे भी हम सेंस करें तो कि जी जुलाई के अंदर मौसम बड़ा ही गर्म होता है, तो इसके अंदर क्या नई इन्फॉर्मेशन है? कोई भी इन्फॉर्मेशन नई नहीं है। वाकई हाँ होता है, इट्स फाइन। लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना कि जुलाई के अंदर ना स्नो होगी, ठीक है? सजा है यार सबकी तो ये तो अनयूजुअल इवेंट है, ठीक है? तो यानी क्या मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी जस्टिफिकेशन इस चीज की प्रोबेबिलिटी तो ना होने के बराबर है ना। ये इसकी प्रोबेबिलिटी ना हो यानी कि बहुत क्या कम होता है चांसेस है। डॉक्यूमेंटेशन लेकिन ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है ना मतलब ये प्रोबेबिलिटी ना होने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है कि यार अच्छा वाकई स्नो होगी। तो अब इसकी मैं इन्फॉर्मेशन अप्लाई फार्मूले के अंदर अप्लाई करूँगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अभी मैं जितनी बात भी की है तो उसका मतलब क्या है कि जो भी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं ना वो हमेशा बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपस में कंटेन किए होते हैं, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन कंटेन करने का फार्मूला क्या है? सब एक माइनस लॉग पी ऑफ एक्स। क्योंकि आपने ना पहले इस वाले फार्मूले को तो देखा था लेकिन इस तरह की इंटरप्रिटेशन नहीं हो मैंने नहीं देखी थी, तो मैं चाह रहा था कि चलो मैं देखूं और मैं बच्चों को बताऊं भी अगर मुझे ये बात समझ आ गई। अच्छा, ट्रम्प के बारे में कहते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल है, इसका मतलब है वो हमेशा मीडिया उसके पीछे ही लगा रहता था, यार ये पता नहीं क्या कर देगा, ठीक है? क्योंकि वो हर वक्त ही बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कंटेन किया होता है। अच्छा चलें, अब ये इन्फॉर्मेशन की अगर बात आपको समझ आ गई है, अब इसके साथ ही जुड़ा एक और आइडिया है, वो है इंट्रोपी का। इंट्रोपी क्या है? इंट्रोपी है एवरेज ऑफ इंफॉर्मेशन या एक्सपेक्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इंट्रोपी, ठीक है? यानी कि क्या मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही हमने फार्मूला डिस्कस कर लिया कि एक्सपेक्टेशन का क्या मुराद है कि आप वेटेड एवरेज इस स्टेट को मल्टीप्लाई करें उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है? तो यहाँ स्टेट क्या है? ये लॉग ऑफ पी ऑफ एक्स और माइनस यानी कि इन्फॉर्मेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँ ये पूरा जो बॉक्स नजर आ रहा है ना माइनस लॉग पी ऑफ एक्स को मैंने अलग कर दिया, दिस इज इन्फॉर्मेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? उसके वेट के साथ, और सारी वैल्यूज को जितनी भी स्टेट्स हैं सभी को मैं ऐड कर दूं तो ये मेरे पास वेटेड सम आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? मेरे पास इंट्रोपी कहलाएगा। यानी कि इंफॉर्मेशन की एवरेज क्या है? इंट्रोपी, ठीक है जी? अच्छा जी, अब अगर आपको ये इंट्रोपी इन्फॉर्मेशन और इंट्रोपी की समझ आ गई, अब अगला आइडिया डिस्कस करते हैं, वो क्या है? वो है केएल डाइवर्जेंस, ठीक है? इसको बोल्ड अच्छा जी, केएल डाइवर्जेंस क्या है? हाँ जी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है?
यस सर चलें, केएल डाइवर्जेंस क्या है कि ये आइडिया ये है कि इट हैज़ अ क्लोज कनेक्शन विद इंफॉर्मेशन और एंट्रोपी। इट इज आल्सो कॉल्ड समझ ही नहीं आ रहा बराबर इट इज आल्सो कॉल्ड अ रिलेटिव जस्टिफाई करना है, एंट्रोपी। देखिए हमने ठीक है। एंट्रोपी सुनी हुई है, बाइनरी एंट्रोपी, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है, क्रॉस एंट्रोपी, वो सर तो ये टर्म सुनी है। तो इसको ना केएल डाइवर्जेंस को सम टाइम लोग ये रिलेटिव एंट्रोपी भी कहते हैं, ठीक है। पिक्चर इसका मतलब इसके अंदर भी वही आ रही है। फॉर्मूलेशन तकरीबन मोर और लेस आएगी जैसे हम पहले दे चुके हैं एंट्रोपी की केस में। अच्छा जी, इट शोज द डिसिमिलैरिटी बिटवीन टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। इट हैज मेजर ऑफ हो वन डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड वन। सेकंड वन को यहाँ में लिख दिया रेफरेंस कैसे बनाई हुई है for the distribution for the discrete probability distribution P and Q, का देख के उनको the KL divergence between P and Q is दिखाओ। different। मैं प्रेजेंटेशन अच्छा, ये अब बड़ी तवज्जो से आपने चीज देखना, बहुत आसान सी बात है। इसको सेट कर गया। ये पता क्या है डिफरेंस बिटवीन द एंट्रोपीज इज कॉल्ड अ KL डाइवर्जेंस। मेरे पास दो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, एक है P और दूसरा आवाज बिल्कुल ना आए आप लोगों की, Probability आवाज distribution। बिल्कुल ना आए। फिर कह रहा हूँ आवाज वैल्यूज है बिल्कुल मेरे ना आए। पास, ठीक है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सो ऑन सो फोर्थ ना। तो मैं क्या करता हूँ, उन दोनों के दरमियान ना फर्क देखना चाहूँ तो मैं केएल डाइवर्जेंस को यूज करता हूँ। तो केएल डाइवर्जेंस का फार्मूला क्या है? अगेन दो चीजें थी, एक तो मैं डायरेक्ट देखता थोड़ा सा मैं आपको सेंस दे के देखता, तो यहाँ मैंने कोशिश की आपको सेंस दे के लिखने की। तो अब आपने क्या करना है, अब ये फार्मूला कैसे आएगा कि आप ना क्यू में से ना, जैसे यहाँ पे लिखा है, मैंने क्यू में से पी को माइनस कर दिया, आपको एक ठीक है। यानी कि क्यू की जो एवरेज डॉक्यूमेंट या क्रिएट एक्सपेक्टेड किया वैल्यू है को फॉलो करना एंट्रोपी की, उसको मैं एंट्रोपी ऑफ, दूसरे लफ्जों में एंट्रोपी ऑफ क्यू माइनस एंट्रोपी ऑफ क्यू, ये मेरे पास पी इज इक्वल टू द केएल डाइवर्जेंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिख के आपको दिखाया है, इसी फार्मूले के पेज के अंदर शायद क्लियरली मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आ जाए, बल्कि थोड़ा सा क्रॉस कर दिया मैंने दरमियान में। इस वाली फार्मूले को दोबारा से देख लें, ठीक है। यहाँ पे इसी बात को दिखाया है कि केएल डाइवर्जेंस बैठा हूँ यहाँ। अब ये अच्छा, ये ना एग्जैक्ट इक्वल नहीं मैंने लिखा, मैंने लिखा है तकरीबन बराबर है किसके, इन दो चीजों की सबट्रैक्शन, सबमिट करवाना है। यानी केएल डाइवर्जेंस बिटवीन पी एंड क्यू नियरली इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ क्यू माइनस एंट्रोपी ऑफ, ठीक है। जैसे नीचे भी लिख दिया है माइनस, उनके पास जाओ, उनके पास है पड़ेगा। ये हमने फार्मूला पहले देख लिया हुआ है इसका क्यू का, और आगे माइनस लिखूंगा तो वो उसका माइनस खत्म हो गया, प्लस हो जाएगा, पी की एंट्रोपी हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अच्छा, अगली बात यह है केएल डाइवर्जेंस जो है ना, अब एग्जैक्ट फार्मूले की तरफ हम मूव करेंगे। एग्जैक्ट फार्मूला क्या है? वो कहता है कि जो केएल डाइवर्जेंस है ना, हमेशा किसी विद रिस्पेक्ट टू वन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ तो आपने सिंपल दो एंट्रोपी का फर्क लिख दिया, लेकिन केएल डाइवर्जेंस अगर आपने एग्जैक्ट फार्मूला लिखना है तो वहां पे आपने विद रिस्पेक्ट टू सम डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिखना है। क्या मतलब? यहाँ देखिएगा मैंने क्या किया है, ये जो क्यू है ना, इसी जगह पे पी एक्स रख दिया बस, कि जो आपने वेट के लिए पहले क्यू को यूज कर रहे थे ना, अब उसका वेट नहीं यूज करना। अब आपने दोनों के अंदर, यानी कि जिस पी का और जो क्यू है ना, उनके दोनों के जो वेटेड एवरेज फाइंड करनी है ना, उसके लिए आपने पी की प्रोबेबिलिटी को यूज करना है, क्यू को नहीं यूज करना, क्योंकि इसके रिस्पेक्टिव में जो पहली प्रोबेबिलिटी होती है ना, उसके रिस्पेक्टिव में आप फर्क देखते हो, तो उसको आपने यूज करना। तो इस वजह से आपने हमेशा पी को, दोनों केसेस के अंदर पी की प्रोबेबिलिटी को यूज करना। तो इन दोनों का फर्क वो बेसिकली क्या कहलाएगा, वो केएल डाइवर्जेंस। तो अगेन अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूं तो वो ये फार्मूला है, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है, the KL is the difference between the distribution which has a formula sum आपने कर देना है, ये probability को मल्टीप्लाई करना है क्या, log of px divided by q of x। ये समझ आ रहा है ना? ये जस्ट लॉ की फॉर्मुलेशन को मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक माइनस हो रही हो दो वैल्यू आपस में, तो माइनस होने वाली लॉ के साथ डिवीजन में चली जाती है। तो जस्ट इसी फार्मूले को ऐसे करके लिखा है। तो होप्स हो कि इसमें कोई मसला नहीं आ रहा होगा। मैं चाहता तो मैं आपको ये फार्मूला डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन कोशिश की कि आपको थोड़ा सी सेंस बता के बताऊं कि ये बेसिकली है क्या। ठीक है जी।
अब ये दो प्रॉपर्टी जिनको आपने ज़हन में रखना है, आगे जाके ये हमारे काम आएंगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ केएल डाइवर्जेंस क्या है कि केएल पहली बात ये, बल्कि इसको प्रॉपर्टी को अभी हम साबित भी कर देते हैं कि जब भी आप दो डिस्ट्रीब्यूशन का आपस में डिफरेंस देखना चाहेंगे ना, वो हमेशा ही या तो जीरो आएगा अगर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसी है, तो उनका जो केएल डाइवर्जेंस है ना वो जीरो आएगी। लेकिन अगर वो फर्क है तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। क्या मतलब, हमेशा ही पॉजिटिव या जीरो के बराबर वैल्यू आएगी। एक चीज तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे ना इस फार्मूले का, क्या मतलब, जैसे मैं ऊपर वाली फार्मूले के अंदर बताया कि रिलेटिव से बड़ा फर्क पड़ता है। तो जैसे ही आपने लिखा पी पहले लिख दिया और क्यू बाद में लिख दिया, मतलब एक चीज है अप्रोक्सीमेट करना, दूसरा जो है रेफरेंस। इसके अंदर दोबारा इस हवाले से थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है पी और दूसरी है क्यू। क्यू जो है ना मेरी ग्राउंड ट्रूथ है, और पी जो है ना इसे मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा जिस चीज को आपने प्रिडिक्ट करना है उसे आप पहले लिखेंगे, और जिसको रेफर करना है उसको आप बाद में लिख रहे होंगे। तो इस वजह से हमेशा, क्योंकि रेफर दोनों चीजें है ही डिफरेंट, प्रेडिक्शन और रेफरेंस कभी भी बराबर नहीं आते। तो इस वजह से जब इसे फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो इनका आंसर भी कभी एक जैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से आंसर डिफरेंट हमेशा आपको नजर आएंगे। जैसे मैं अब यहाँ पर कुछ ये वाली चीजें आपको शो भी करता हूँ। ये पहली चीज तो है, शो करके दिखाई देता हूँ आपको। जैसे देखें, ये मेरे पास ना एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है पी, दूसरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका नाम है क्यू, और दोनों डिस्ट्रीब्यूशन में ना एक ही रैंडम वेरिएबल पे अप्लाई किए हैं, जिसको मेरे पास एक्स ही है। ठीक है, अब फर्ज किया ये मेरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और दो जगहों पे मैंने वैल्यू दे रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे एक जगह पे वैल्यू है 0.5 प्रोबेबिलिटी की, दूसरी जगह पे भी वैल्यू है 0.5। इसी तरह से क्यू के अंदर भी यही दो वैल्यूज हैं। तो अब मैं इनका केएल डाइवर्जेंस फाइंड करना चाहूँ, इस वाले फार्मूले के अंदर यूज करना चाहूँ, तो अगर आप इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू इन दोनों इवेंट्स में क्या आएंगी, 0.5 और 0.5। तो इस वजह से क्या आएगी वैल्यू 1, लॉग ऑफ 1 क्या होगा, तो 0। वो दोनों जगहों पे, इस जगह पे भी और इस जगह पे भी, तो ये दोनों की जगह पे 0 होगा, तो सम भी ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे केएल डाइवर्जेंस क्या आई, सेम। जैसे क्या मतलब कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो एक जैसी होंगी तो उनका आंसर 0 आएगा, और अगर बहुत करीब होंगी तो अगेन जो वैल्यू आएगी 0 नहीं आएगी, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर बहुत डिफरेंट होंगी तो आंसर बहुत बड़ा नंबर एक आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे दिखाया कि मेरे पास ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे मेरे पास पी की डिस्ट्रीब्यूशन शो मैंने की है और क्यू की वही पुरानी रखी है। इन दो इवेंट्स पे इसके ऊपर क्यू के अंदर वैल्यू है 0.5 ही, लेकिन यहाँ पे जो है वो इवेंट 1 पे 0.75 वैल्यू है और इवेंट 2 पे 0.5 है। अब मैं अगर इन पे केएल डाइवर्जेंस वाले फार्मूले को अप्लाई करूँ तो मेरे पास एक नंबर आएगा जो 0 से बड़ा है। ठीक है, होप्स हो कि आपको इसकी फॉर्मेशन का कुछ ना कुछ आइडिया हो गया। हाँ जी, समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा यार, आज के लिए मेरा ख्याल है कि हम यही ब्रेक लगाते हैं। ओके सर, क्या ख्याल है, ये आगे चलना है? बहुत है सर, थोड़ा सब करेंगे। यहाँ ये चीजें असल जो मैंने अभी जो आपको बताई ना, प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन, केएल डाइवर्जेंस, इन सारी फॉर्मुलेशन को आपने ज़हन में रखना है। ठीक है, आगे इनका अभी अब जब हमने डेरिवेशन की तरफ मूव करेंगे अब इंशाल्लाह, तो डेरिवेशन के अंदर इन्हें यूज होना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ना वैसे शेयर कर दी हुई है मैक्सिमम, कुछ एक दो चीजें रह गई थी, जैसे मैंने कहा ना रीपैरामीटराइजेशन ट्रिक, वो वाली बात, और इम्प्लीमेंटेशन, ये दो चीजें मैंने आपसे शेयर नहीं की। बाकी तकरीबन सारी डेरिवेशन भी मैंने शेयर कर दी। सर इसके पेपर एक दफा प्लीज आप इस वाली डॉक्यूमेंट को ना जरूर देख लीजिएगा जी। अब इंशाल्लाह इसको ना नेक्स्ट जिस दिन भी आप कहेंगे मैं इंशाल्लाह इसको प्रेजेंट करूंगा। सर इसका वो पेपर का लिंक भी दे दें। इसके पेपर का लिंक मैं मूवी में दे दूंगा। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, ये जितनी चीजें मैंने जहां से मैंने पढ़ी है ना, वो मैं आपको सारे सोर्सेज भी शेयर कर दूंगा। जी सर, वो कर दें। ठीक है सर इसका कोड भी पड़ा हुआ है इसका? इसका कोड, हाँ मेरे पास कोड भी है, लेकिन अभी ना मैंने फाइनल नहीं किया कोड ना,
जी मैंने 1-2 कोड देखे हैं, लेकिन आप लोगों को प्रेज़ेंट करने वाला अभी मैंने कोड फाइनल, मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिल पाया। चलें। लेकिन इंशाल्लाह मैंने अगली जो हमारी होगी ना प्रेज़ेंटेशन मीटिंग, उसके अंदर मैं आपको ना उसका कोड भी शेयर करूँगा। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है जी। जी तो सर। यहाँ पे चलें जनाब ब्रेक लगाते हैं। इंशाल्लाह यहीं से आगे सिलसिला शुरू करेंगे। जी ठीक है? सर। जी सर। तो फैसल चला गया? फैसल फैसल चला। बोर? अच्छा चलें। सर उसका कोई यहाँ से मुझे क्या था, नेट का इशू आ रहा है इस वजह से। अच्छा चलें कोई बात नहीं। उसे कहें बस वो ना देखें जी, मैं अब आपको बताने लगा हूँ। अभी टॉपिक क्या है, इंशाल्लाह वेरिएशन अंडर खत्म हो जाएगा अगली दफ़ा ना। जी सर। अगली दफ़ा जी डिफ्यूजन मॉडल्स क्या हैं, इंशाल्लाह उसको मैंने ही अभी बताना है। अभी मैंने आपकी बारी नहीं आने देनी। ठीक है? ओके सर। उसके बाद ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्योंकि इन सारे मॉडल के अंदर आज की दुनिया के अंदर ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। मैंने वो भी इंशाल्लाह आपको बताना है। यानी कि हर वीक के अंदर उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 वीक के अंदर हम ये चीज़ें ख़त्म कर दें। उसके बाद जनाब आपकी बारी शुरू हो जानी है। अब आपने फिर क्या करना है, आपने क्योंकि मोस्टली आप लोग जो है डिफरेंट मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं और उनका वेरिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। अब आपने उसके वेरिएंट के कॉन्टेक्स्ट में प्रेज़ेंटेशन देनी है कि जी उसके अंदर क्या चेंज थी और अब मैं इस पेपर को यूज़ कर रहा हूँ और ये मेरे काम के हवाले से कैसे हेल्प कर रहा है मुझे, या मुझे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड सो फोर्थ। ठीक है? तो ये इस तरह की पॉलिसी है। इस वाली स्ट्रैटेजी को लेके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है जी? समझ आ रही बात? ठीक ये ठीक। जनाब अभी मैं बता रहा हूँ, अब आपने आने वाले दिनों में आपने बताना है। ठीक है? इस बात को ज़हन में रखना है आपने। जी सर। तो प्लीज़ आप अभी से ना अपने-अपने जो टॉपिक्स हैं, अपने-अपने जो पेपर हैं, अपने आपके जो आइडियाज़ हैं इनको मैच्योर करना शुरू कर दें। मैं चाह रहा हूँ आप अल्टीमेटली आप फाइनल प्रेज़ेंटेशन या आप अल्टीमेटली अपना फाइनल जो डॉक्यूमेंट है, आपका थीसिस है या आपका जो पेपर है, उस तरफ आप मूव करना शुरू कर दें। ठीक है? इन्हीं चीज़ों को अभी से शुरू कर दें कि जी मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं जी पढ़ रहा हूँ, रुकना नहीं है। जी सर। ठीक है? जी सर। चलें जी उसामा इंशाल्लाह फिर अगले फ्राइडे को अगले सैटरडे को ही मिलना है फिर? यस सर। क्या ख़्याल है? ठीक है सैटरडे सर, को कर। इंशाल्लाह सैटरडे को ही। सैटरडे को ही कर लेते हैं। ठीक हो गया जी जी सैटरडे को। सर। हर सैटरडे हम ऐसे ही ऑनलाइन मीटिंग कर लिया करेंगे। जी सर। तो और कोई सवाल? आप लोगों ने अपनी परफ़ॉर्मेंस का मुझे 2 मिनट में बता दें क्या कर रहे हैं, क्या ठीक है नहीं? सर, मैं बता देता हूँ। हाँ जी, सर बिल्कुल। आपने मुझे ये कहा था कि क्लास की है ना पिक्चर लेके ना उसके ऊपर हाँ, है ना हाँ। आपने है ना टेस्टिंग करनी है। ठीक तो है, सर वो क्लास की लेके तो है ना उस क्लास के एक फ्रेम के अंदर तकरीबन 20 बच्चे थे। ठीक है? ठीक है। और लाइटिंग कंडीशन को भी मद्देनज़र रखा तो है ना मतलब उसने सारे फेसेस को डिटेक्ट कर लिया था। और वेरी साथ नाइस। है ना वो मतलब कि अब किसी ने मास्क भी लगाया हुआ है ना, तो मतलब कि वो आई के है ना मतलब के बेस के ऊपर है ना फेस को डिटेक्ट कर लिया उसने। वेरी नाइस, ठीक वेरी है? नाइस। तो सर ये उससे आपको पता है यहाँ पे आपको रिसर्च का एक नया नया पहलू भी मिल रहा है, पता है? जी। कि आप मास्क वाले बच्चों को यानी कि एक तो यानी कि ये प्रॉब्लम कि हमारी क्लास के अंदर बच्चों ने मास्क पहना उससे भी हमारा मॉडल पकड़ रहा है जी और सर। पहले उससे डिटेक्ट भी कर रहा है, यानी कि जी सर। रिकॉग्नाइज़ भी कर रहा है। जी सर। तो सर इस वाले पॉइंट को ज़हन में रखिएगा। नहीं, नहीं, ये भले लिख लें अपने पास, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। आगे जाके ना जब हम बताएँगे ना कि हमने ये किया तो ये चीज़ें आएँगी बड़ी अहम। हम जी, कर पाएँ या नहीं वो अलग बात है, जी लेकिन सर। ये एक प्रपोज़ चीज़ हो सकती है। जी सर, ठीक है। वो भी है ना वो थ्रू एमटीसीएनएन के थ्रू ही हुआ है वो। अच्छा, ठीक है। तो सर है ना उसके बाद है ना मैंने मतलब कि आपको बताया था फेसनेट का। तो फिर मैंने मतलब कि अपना जो डाटा कुछ सेलिब्रिटी डाटा सेट था ना, उसके ऊपर मैंने अपना मतलब कि मॉडल को ट्रेन किया, ठीक है? हुँ, और उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज़ किया थ्रू फेसनेट। सर मैंने आपको बताया था फेसनेट की है ना परफ़ॉर्मेंस ख़राब हो रही थी वीडियो के ऊपर। तो मैंने उसके अंदर चेंजिंग ये की थी कि मैंने एक फ्रेम की पिक्चर लेके ना वो फ्रेम हुँ, पास किया था, ठीक है? हुँ। उस फ्रेम के ऊपर है ना उस पिक्चर के ऊपर उसकी एक्यूरेसी बहुत 100% आई थी। यानी कि सारे फेसेस उसने पहचान लिए। हाँ, उसने मतलब कि उस और हमें वीडियो नहीं चाहिए, हमें फ्रेम ही चाहिए, हमें हाँ, जस्ट हमारी प्रॉब्लम के लिए फ्रेम वो चाहिए। फ्रेम के ऊपर ये हुआ था कि मैंने जितने फेसेस दिए थे ना उसके अंदर मतलब कि 5 सेलिब्रिटी थे जिनको मैंने ट्रेन किया था अपने डाटा सेट। हुँ, हुँ, और हुँ। फिर मैंने जब है ना वो एक पिक्चर दी उनको उसके अंदर ना ग्रुप के अंदर इमेजेस थी। हज़रत बात सुन लें ना अब वो जो बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे समझ आ गई बात। अब आपने ना वो जो 20 इमेजेस है ना जिन्हें वो डिटेक्ट कर रहा है, आप उन उस तरह की इमेजेस लेके ना रियल इमेजेस लेके उन पे ट्रेन अब करें वो मॉडल। सर अब अगला काम मैं आपको वही बताने लगा था कि हाँ, अब यूँ हाँ, करना हाँ। है कि जो चलें शाबाश, क्लास ठीक के है। बच्चे हैं ना, हर बच्चे की हुँ, कम से कम है ना मतलब कि 100 का एक पिक्चर्स का एक बना के ना ग्रुप,
ठीक मतलब है। हर बच्चे की 100 पिक्चर लेके उसके डिफरेंट ऊपर तरह की, हाँ डिफरेंट तरह की। जी, कभी उन्होंने दाढ़ी रखी है, कभी नहीं रखी, हाँ ग्लासेस जी, लगाए या हाँ नहीं जी, लगाए। ग्लासेस ग्लासेस लगाए खैर नहीं होते वैसे मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि उसकी डिफरेंट ओरिएंटेशन, कभी जी। वो उसने मुँह सीधा किया है, हो फ्रंटल व्यू ही, साइड वाला ना रखिएगा। सर ये डाटा ऑगमेंटेशन के साथ कर लें या खुद से ही पिक्चर क्लिक करें? अ, अभी बेहतर तो ये है आप लें खुद से अभी। चलें ठीक है फिर यानी खुद कि ये से भी हो सकता है आप नॉइस ऐड कर दें मुख्तलिफ इमेजेस के अंदर, ऐसा भी कर सकते हैं। जनरेट भी करवा सकते हैं वैसे। ठीक है, चलें वो जिस तरह से भी है ना, किसी तरह से भी कर रहे हैं आप, ठीक है? जी, बाद में हम एक्चुअल डाटा ही यूज़ करेंगे, जी लेकिन सर, अभी आप करें, ठीक है। ठीक है सर। ये मेरे या यानी फिर कोई रियल डाटा सेट देखें, क्लासरूम के अंदर लिया हुआ डाटा सेट। सर वो देख रहा था लेकिन मिला नहीं है मुझे वो। वेरी गुड, ये भी रिसर्च गैप आपका आ गया कि आप नया डाटा सेट बनाएँगे क्लासरूम्स का। जी सर, क्लासरूम्स के अंदर बैठे हुए बच्चों का ना, वो जी नहीं सर, आपको मिलेगा। जी सर। तो मैं ये सोच रहा था कंट्रीब्यूशन एक क्लास पकड़ता हूँ, कोई 50 बच्चे हों, उसके 50 के भी 100 ग्रुप का मतलब बना के ना हर बच्चे की 100 पिक्स हो जाएँ। मतलब 5000 पिक्चर्स के ऊपर है ना अपना मॉडल ट्रेन करके उसको सही है, वेरी नाइस, टेस्ट वेरी करना। नाइस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी सर। सही हो गया, सही डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है सर। ये जी नुमान। जी सर। जी जनाब। सर मैं जो पिछली दफा डिस्कस हुए थे 2 मॉडल्स, उनके एरर्स जो आ रहे थे वो मैंने पोस्ट कर दिए थे अच्छा। उनके अभी रिप्लाईज तो नहीं आए। फिर सही, मैंने सही। एक और मॉडल पेपर पढ़ा था, वो आपको दिखाया भी था उस टाइम। अच्छा। फेस सुपर रेजोल्यूशन यूजिंग स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, 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 हाँ। सर ठीक है। ये ट्राई कर रहा हूँ। इसमें जो है ना, ये डिफ्यूजन मॉडल ही है, लेकिन उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए हैं। अच्छा, यानी कि ये सामा से भी बेहतर मॉडल है, सामा जो यूज़ जी, कर रहा है। जी सर, उसमें भी वो वेरी 2-3 गुड। चीज़ें हाँ, हाँ, हाँ। उसामा इम्प्रूव, हाँ, हाँ, करें बात, पूरी करें बात। वो 3-4 चीज़ें हैं, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो और सिमिलैरिटी इंडेक्स और कंसिस्टेंसी, ये ज़्यादा अच्छी है डिफ्यूजन मॉडल से इसमें। अच्छा, वैसे ये मैट्रिक यूज़ लोग जेनेटिव मॉडल्स के अंदर ये वैसे ये मैट्रिक यूज़ नहीं करते होते, पता है? नहीं सर। हाँ, ये वाली मैट्रिक जो है ना, तो करो ना। मीन स्क्वायर एरर जो है ना फंक्शन, मतलब आप 2 इमेजेस हैं, मैं इसको ज़रा बताने लगूँगा जी। जेनेटिव मॉडल जो इमेज जनरेट करेंगे ना, वो डिफरेंट होते हैं, वो एग्जैक्ट ओरिजिनल इमेज के करीब नहीं होते, एक बात तो ये है। अच्छा, अब चूँकि वो थोड़े से भी डिफरेंट हो, मतलब मैं अगर बात करने लगा हूँ, अब थोड़ा-सा आसान करके। 2 इमेज है ना, एक इमेज को ना आप 1 पिक्सेल राइट शिफ्ट कर दें, जस्ट 1 पिक्सेल, यानी कि एक इमेज है, आप किसी बंदे की तस्वीर है। आप उस तस्वीर पे एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें कि हर पिक्सेल एक पोजीशन राइट मूव कर दे, उसी बंदे की है। अब इन दोनों का अगर आप मीन स्क्वायर एरर फाइंड करेंगे ना, वो बहुत बड़ा आएगा, हालांकि दोनों एक ही बंदा है, दोनों ही इमेजेस एक बंदे के ही हैं। इसका मतलब है मीन स्क्वायर एरर मैट्रिक कोई बहुत मुनासिब मैट्रिक नहीं है, नहीं, ठीक है? इन गैन्स केस, इन जेनेटिव मॉडल्स कोई भी हो, ठीक सर। ठीक है? तो चलें ठीक है, शाबाश। अच्छा, सामा के साथ करते हैं डिस्कशन? जी सर, उसामा से हुई थी वो हुई साइकिल नहीं थी, डिफ्यूजन पे, रोज़ाना होनी चाहिए आप लोगों की आपस में जी ना। सर, थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेशन होती है हमारी। होती रहती। जी, जी। चलें ठीक है, शाबाश, इसे करें फिर आप। और जो सामा ने साइकिल गैन भी चलाया, साइकिल डिफ्यूजन मॉडल चलाया, उसको भी देखें आप। ठीक है ठीक है। सर। जी, सर जी। उसकी वैसे जो मैंने साइकिल डिफ्यूजन चलाया था, उसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे उसमें, मैंने आपको दिखाए भी थे। अच्छा, हुँ। तो रिज़ल्ट इन सभी में से किसके अच्छे आ रहे हैं? सर वो सबसे पहले जो चलाया था SR3